हेलो एवरीवन, वेलकम आप सभी का एनसीईआरटी के 15 मिनट शो में। साइंस को हम पेज बाय पेज पढ़ेंगे जो एनसीईआरटी बेस्ड होगा और बिल्कुल ओरिजिनल एनसीईआरटी पे बेस्ड होगा, तो जो हेल्पफुल रहेगा आपके सभी एग्जाम में। तो हमारी ये थोड़ा कम एक्सप्लेनेशन के साथ ये वीडियो रहेगी। अगर आप हमारी और खूब अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारी बहुत सी हज़ारों वीडियो यहाँ पर पड़ी हुई हैं, आप उनको देख सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको वक्त पे नोटिफिकेशन मिले, तैयारी चलती रहे। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो ये बीपीएससी एडीओ का जो हमारा बैच है, टारगेट बैच के नाम से ये अवेलेबल है। आप इसको प्ले स्टोर से और द ऑफिसर एकेडमी के एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप ले सकते हैं। इसमें ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, चैप्टर वाइज पीडीएफ नोट्स एंड ऑल सारी चीज़ें। तो चलिए देखिएगा, क्वेश्चन को पढ़ेंगे। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में जो है क्वेश्चंस रहेंगे। जगह इसमें कम है तो अगले पेज पे हमने जो है उसको लगा दिया है इंग्लिश के उसको भी क्वेश्चन को। तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ यानी ड्राई आइस कहते हैं। जब वायुमंडलीय दाब का माप 1 एटीएम यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो तो ठोस CO2 द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है। तो जी हाँ, बिल्कुल ऐसा होता है, जिसको हम सब्लिमेशन कह देते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन, या फिर हम जो है उसको डी सब्लिमेशन भी कह देते हैं, या जिसको हम निस्पंदन भी कह देते हैं। तो ये बिल्कुल सही है। तो सही आंसर जो होगा यहाँ पर आपका कौन सा होगा? ए विल बी योर राइट आंसर हियर। तो ए जो है आपका सही आंसर है, यानी कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं और आर ए की जो है वो सही एक्सप्लेनेशन देता है। देखिएगा ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं आराम से। चलिए हम बात करते हैं कहाँ से क्वेश्चन लिया था हमने। तो जब वायुमंडलीय दाब का माप 1 एटमॉस्फेयर होता है तो क्या होगा कि ठोस CO2 द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड शुष्क बर्फ जो है वो कहलाती है, ड्राई आइस इसको कहा जाता है। ओके, याद रखेंगे। अब देखो यहाँ पे लिखा है यानी ठोस, द्रव और गैस दाब और तापमान के द्वारा तय होती हैं। बिल्कुल सही बात है। अगला है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सतह क्षेत्रफल में वृद्धि होने से क्या होगा? तापमान में वृद्धि होने से क्या होगा? देन क्या आर्द्रता में वृद्धि होने से क्या होगा? देन क्या है वायु की गति में वृद्धि होने से क्या होगा? तो देखो, सतह क्षेत्र में वृद्धि होती है तो क्या होता है कि वाष्पीकरण की दर में क्या होती है? वृद्धि होती है। तो बिल्कुल जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होता है उतना तेज़ी से कोई चीज़ इवेपोरेट होती है। जैसे मान लो हमने कपड़े धुले और वो ऐसी निचड़ोगे बत्ती जैसी बनी रहेगी तो देर से सूखते हैं, लेकिन आप जब उसको फैला देते हैं तो सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाता है, तेज़ी से सूखते हैं। तो ये हो गया। देन हम बात कर लेते हैं, तो तापमान में वृद्धि होने से क्या होता है कि जो है गतिज जो ऊर्जा होती है उसमें वृद्धि होती है, और आर्द्रता में वृद्धि होने से क्या होता है ना, तो क्या है, वाष्पीकरण की दर में क्या होती है? कमी होती है। और वायु की गति में अगर वृद्धि होती है तो जलवाष्प में कमी आती है, यानी इवेपोरेशन इसमें भी क्या होता है? हाई हो जाता है। क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के पूछा गया है। तो ये आपका जो कॉम्बिनेशन बन रहा है 4 3 2 1, यानी जो है सी आपका सही आंसर होगा। ये एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 1 पेज नंबर 10 से क्वेश्चन को लिया गया है। आइए देखते हैं कैसे। तो देखिएगा, तापमान में वृद्धि, तापमान बढ़ने पर अधिक कणों का पर्याप्त गतिज ऊर्जा मिलती है जिससे वे वाष्पीकृत हो जाते हैं। आर्द्रता में कमी होने से क्या होगा? वायु में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। जो नमी मॉइस्चर जो मौजूद होती है किसी निश्चित तापमान पर हमारे आसपास की वायु में एक निश्चित मात्रा में ही जलवाष्प होता है। जब वायु में जल कणों की मात्रा पहले से अधिक होगी तो वाष्पीकरण की दर क्या होगी? कम हो जाएगी। यही वजह होती है कि जैसे कुम्हार का जो घड़ा होता है, मिट्टी का जो घड़ा होता है, अक्सर देखिएगा कि वो गर्मी के दिनों में ज़्यादा इवेपोरेशन करता है, मतलब ये कह लीजिए कूलिंग ज़्यादा करता है, खास करके मतलब मई जून और 15 जून तक। उसके बाद में वो थोड़ा सा ठंडा नहीं करता, तो लोग अक्सर कहते हैं कि घड़े के छिद्र बंद हो गए। दरअसल घड़े के छिद्र बंद नहीं हुए हैं, मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा बढ़ गया एनवायरनमेंट में, जिसकी वजह से क्या हो गया है कि इवेपोरेशन स्लो हो गया है। तो वायु की गति में वृद्धि से क्या होगा? हम जानते हैं कि तेज वायु में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। वायु के तेज होने से जलवाष्प के कण वायु के साथ उड़ जाते हैं, जिससे आसपास के जलवाष्प की मात्रा घट जाती है। सतह क्षेत्रफल बढ़ने से क्या होगा? पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ने से क्या होगा कि वाष्पीकरण की दर भी क्या होती है? बढ़ जाती है। जैसे कपड़े सुखाने के लिए हम उन्हें फैला देते हैं, यही मैंने बताया था आपको। अगला है, मुख्य रूप से नाखून की पॉलिश को हटाने के लिए किस द्रव का इस्तेमाल किया जाता है, प्रयोग किया जाता है? नेल पॉलिश जो होता है, नेल पेंट, उसको हटाने के लिए जो थिनर जिसको आप बोलते हैं वो किससे हटाया जाता है? ऑप्शन आपके हैं, अल्कोहल है, एसीटोन है, क्लोरोफॉर्म है, इथाइलिन है। तो ये सभी को पता होगा। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो आपका क्या होगा? एसीटोन हो जाएगा।
एसीटोन, एसीटोन के बारे में देखिएगा, जब आप इसको बॉडी में लगाते हैं, मतलब इस पे नाखून पे लगाते हैं, हाथ पे डाल करके देखिए, ठंडा ठंडा महसूस होगा, वो हमारी बॉडी की हीट को खींच लेगा। जब आप एसीटोन या नाखून की पॉलिश हटाने वाले द्रव को अपनी हथेली पर गिराते हैं तो क्या होता है, इसके कण आपकी हथेली या उसके आसपास से ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं और वाष्पीकृत हो जाते हैं, जिससे हथेली पर शीतलता महसूस होती है, यानी ठंडक महसूस होती है। याद रखेगा और देखिएगा, हमें कोई चीज़ ठंडी तभी लगती है जब वो क्या होता है कि हमारी बॉडी की हीट को खींच ले। हमें कोई चीज़ गर्म तभी लगेगी जब उसकी हीट हमारी बॉडी में आए। समझ रहे हैं ना, ये चीज़ है। ये हमारा बीपीएससी तैयारी 4.0 के जो बैचेस हैं 1 to 5, 6 to 8, 9 to 10, 11 to 12 ये अवेलेबल हैं, और किसी भी कोर्स के साथ 2 बैच आपको फ्री में मिलेंगे, जिसमें 5000 प्रश्नों का डिटेल डिस्कशन यूट्यूब नहीं पेड बैच में आपको मिलेगा, ठीक है। और 6 to 12 तक की एनसीईआरटी के नोट्स वगैरह भी और माइंड मैप वगैरह आपको सब मिलने वाला है, जिसमें आपको ये सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी, जिसमें 0 लेवल से पढ़ाया जाएगा। 999 में कोर्स अवेलेबल है। नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही मिलान कीजिए। चिकनी पेशी जो होती है, जिसको हम बोलते हैं स्मूथ मसल्स, कोमल पेशियां, स्मूथ मसल जो होती हैं, इनका काम क्या है, रुधिर कोशिकाएं क्या करती हैं और तंत्रिका कोशिकाएं क्या करती हैं, वसा कोशिकाएं क्या करती हैं। देखिएगा, चिकनी कोशिकाएं जो होती हैं वो शरीर की अनैच्छिक गतियों को कंट्रोल में रखती हैं। रुधिर कोशिकाएं क्या करती हैं कि जो डब्ल्यूबीसी वगैरह होती हैं वो रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करती हैं। तंत्रिका कोशिका से इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर होता है और वसा कोशिका क्या करती हैं, ऊर्जा का संचय करती हैं, यानी फैट सेल जो होती हैं वो ऊर्जा का संचय करती हैं। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा आपका, ये कॉम्बिनेशन बनेगा, पहले का डी, दूसरे का आपका हो गया सी, तीसरे का जो है क्या है, ए है, एंड चौथे का बी है। तो सही आंसर जो है वो आपका ए हो जाएगा। ये वाला कूट हमारा बिल्कुल सही बन रहा है, ये कॉम्बिनेशन हमारा ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन है ये, और देखिएगा, हाँ हमने ये कहाँ से लिया था, तो देखिएगा जो चिकनी पेशी होती है कुछ ऐसी टाइप की होती है, रुधिर कोशिकाएं इस तरह की, देन तंत्रिका कोशिकाएं जो होंगी इस तरह की होती हैं, है ना। यहाँ पर दिख नहीं रहा है, तंत्रिका कोशिकाएं यहाँ होंगी, ये जो है इस टाइप की सेल्स बनी हुई होगी इस तरह से करके, है ना। तो इस तरह से रहती हैं ये, हाँ ओके। और यहाँ से इस तरह से सेल का ये आ रहा होगा, इस तरह से करके इसमें माइलिन शीट लगी होती है इस तरह से, है ना। और ये इधर जो होते हैं साइनेट्रिक नोब होते हैं, क्या होते हैं, साइनेट्रिक नोब होते हैं। इस टाइप की सेल आपने देखी होगी। जैन क्या है, वसा कोशिका है, फैट की कोशिका है। शुक्राणु जो होता है वो हमारा कुछ ऐसा होता है जैसा आप ये देख पा रहे हैं, सबसे छोटी कोशिका है। अंडाणु ऐसा होता है, अंडाणु शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है और ये फीमेल में पाया जाता है, ठीक है। एंड देन स्पर्म सबसे छोटी सेल होती है जो ह्यूमन में, मेल में पाया जाएगा, ठीक है। एंड अस्थि कोशिकाएं जो होती हैं वो ऐसी नजर आएंगी आपको, ये है। तो ये चैप्टर 5 पेज नंबर 56 से क्वेश्चन लिया गया है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के तीनों के क्वेश्चंस यहाँ पे रखे गए हैं। अगला है कोशिका झिल्ली का लचीलापन। एक कोशिकीय जीवों में यानी सिंगल सेल्ड में कोशिका के बाह्य पर्यावरण से अपना भोजन तथा अन्य पदार्थ ग्रहण करने में सहायता करता है। ऐसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। एक कोशिका जो होते हैं ना, उनकी बॉडी ऐसी लचीली सी होती है और वो चीज़ों को अपने अंदर खींच लेते हैं या पकड़ लेते हैं उसको, भोजन वगैरह को। लिक्विड भी ले सकते हैं और सॉलिड भी ले सकते हैं, जैसे अमीबा है ना, अमीबा वगैरह में देखो तो उनमें सूडोपोडिया होते हैं, कूटपाद होते हैं, पैर होते हैं इनके सूडोपोडिया, फॉल्स फीट कहा जाता है। उससे वो चलते भी हैं और उससे जो है वो पकड़ लेते हैं, फूड मटेरियल को पकड़ लेते हैं। तो वो सेल ही तो है, सिंगल सेल्ड। ऐसे ही और भी सेल्स में ऐसा होता है। तो देखिएगा यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका कौन सा होगा, एंडोसाइटोसिस कहलाएगा, एंडोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस क्या होता है, एक्सोसाइटोसिस में सेल अपनी बॉडी से कुछ सेल मतलब अपनी बॉडी से बाहर निकालती है कुछ सेल ही, अपनी सेल से, मतलब सेल ही सिंगल सेल में अगर हम बात करें तो अपने आप में बॉडी है, उसी में से निकलेगा जो मटेरियल होगा, टॉक्सिक बेस्ड मटेरियल वगैरह। फैगोसाइटोसिस एंडोसाइटोसिस का ही पार्ट है, यानी एंडोसाइटोसिस 2 तरह का होता है, फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस में क्या होता है कि सॉलिड मटेरियल को इनटेक किया जाता है और पिनोसाइटोसिस में क्या होता है, लिक्विड को इनटेक किया जाता है। ये हो गया। आइए देख लेते हैं, कोशिका झिल्ली का लचीलापन एक कोशिकीय जीवों में कोशिका के बाह्य पर्यावरण से अपना भोजन तथा अन्य पदार्थ ग्रहण करने में सहायता करता है। ऐसी प्रक्रिया को एंडोसाइटोसिस कहा जाता है। अमीबा अपना भोजन इसी प्रक्रिया द्वारा प्राप्त करता है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाँ, दिए गए कथन और कारण को ध्यान से पढ़ें। सेल्यूलोज एक बहुत जटिल पदार्थ है और यह पौधों को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है। पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः साइटोसिन की बनी होती है। तो देखिएगा, ऐसा बिल्कुल गलत है। पादप कोशिका भित्ति जो होती है वो किस चीज की बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। तो ये ए तो सही है लेकिन आर जो है वो गलत है, यानी कथन जो है ए सही है परंतु उसका जो कारण है वो गलत है। ये हो गया। आगे बढ़ते हैं।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और देखिएगा, इसके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। पादप कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली के अतिरिक्त कोशिका भित्ति भी होती है, यानी प्लाज्मा झिल्ली जो होगी कोशिका भित्ति के अंदर होगी। पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल्यूलोज एक बहुत जटिल पदार्थ है और यह पौधों को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ से बनाया गया था, पेज नंबर 58 से चैप्टर नंबर 5। ये हमारे सीटेट के बैचेस अवेलेबल हैं 2026 के। ये जो आप एक्सपर्ट फैकल्टीज देख रहे हैं, ये आपको जो है अपने अपने सब्जेक्ट को पढ़ाएंगे, जिसमें CDP पढ़ाएंगे शशि शरण सर, ठीक है ना। चलिए हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। पौधों में दिखाई देने वाले छोटे छोटे कण को क्या कहा जाता है? पौधों में दिखाई देने वाले, अब देखिए यहाँ पौधों में अगर जब बात की जा रही है तो ये प्लांट सेल होना चाहिए, प्लांट सेल कह लीजिए, यानी जो पौधा होता है उसकी जो कोशिका होती है प्लांट सेल, उसमें जो टाइनी पार्टिकल्स टाइप के नजर आते हैं या फिर टाइनी जो है छोटे छोटे से जो कण जैसे नजर आते हैं, उनको क्या कहा जाता है? क्लोरोफिल कहा जाता है, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट को वैसे हम क्या बोलते हैं शुद्ध हिंदी में? हरित लवक कह देते हैं, हरित लवक, लेकिन ऐसे भी देवनागरी में लिखा जाता है, देन माइटोकॉन्ड्रिया देन न्यूक्लियस। तो सही आंसर आपका यही होगा, सही आंसर आपका यही है, क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। क्वेश्चन कहां से बनाया है, आइए जरा समझते हैं इसे। छोटे छोटे कण दिखाई देंगे, इसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। तो सूक्ष्मदर्शी से अगर हम स्लाइड बना करके जो लीव्स होती हैं, पत्तियां होती हैं, पत्ती वगैरह को, लीफ को, सिंगुलर को लीफ बोलते हैं, तो पत्ती की अगर हम इस तरह से काट करके देखें तो उसमें जो टाइनी पार्टिकल से नजर आएंगे वो क्लोरोप्लास्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? क्लोरोप्लास्ट। और इनमें एक हरा पदार्थ होता है जिसे क्लोरोफिल कहा जाता है, उसे क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल कह देते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यदि त्वरण, ये फिजिक्स के क्वेश्चन है, यदि त्वरण वेग की दिशा में है तो इसे ऋणात्मक लिया जाता है, यदि यह वेग के विपरीत दिशा में है तो इसे धनात्मक लिया जाता है। त्वरण का मात्रक मीटर सेकंड स्क्वायर है, तो केवल इसमें 3 से ही है, केवल 2 या 3 से ही है, केवल 1 2 3 से ही है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा, जब त्वरण क्या होता है? चेंज, है ना। त्वरण को हम कैसे निकालते हैं कि जो हमारी मतलब जो किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड होती है, फाइनल और माइनस इनिशियल वेलोसिटी और पर यूनिट टाइम में कितना चेंज आ रहा है, इसी से निकालते हैं। यूनिट जो होगी इसका अगर मान लो मीटर पर सेकंड लेंगे और डिवाइड बाई सेकंड करेंगे तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर आती है इसकी यूनिट, है ना। अब मान लो जैसे कोई चीज चल रही है और उसी तरफ जो है इसको लगाया जाए तो स्पीड और ज्यादा बढ़ेगी। कहते नहीं एक्सीलरेशन दो, एक्सीलरेट दो, तो स्पीड और बढ़ाने में तो वो पॉजिटिव एक्सीलरेशन कहलाता है, यानी धनात्मक आप कह सकते हैं। और जब किसी चीज को रोका जाए अपोजिट डायरेक्शन में तो वो रिटार्डेशन कहलाता है, यानी नेगेटिव कहलाता है। तो यदि त्वरण वेग की दिशा में है तो इसे ऋणात्मक नहीं धनात्मक कहा जाएगा, यदि यह वेग विपरीत दिशा में है तो इसे धनात्मक नहीं ऋणात्मक कहा जाएगा। और त्वरण का मात्रक ये नहीं होता, ये होता है जो मैंने लिखा है। तो सही आंसर आपका कौन सा है? डी है, इनमें से कोई भी नहीं। तो कौन सा होगा? इनमें से कोई भी नहीं। आइए जरा पढ़ लेते हैं कि कहाँ से ये क्वेश्चन बनाया गया है। यदि त्वरण वेग की दिशा में है तो इसे धनात्मक, है ना, धनात्मक लिया जाता है। यदि यह वेग के विपरीत दिशा में है तो इसे ऋणात्मक लिया जाता है। त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, समझ रहे हैं ना। तो इसका जो है क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 7 पेज नंबर 85 से क्वेश्चन लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिएगा, हाँ एक मिनट, क्वेश्चन ये देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या क्वेश्चन है? किसी वस्तु की एक समान सरल रेखीय गति के दौरान समय के साथ वेग नियत रहता है। किसी भी समय अंतराल पर वस्तु के वेग में परिवर्तन शून्य नहीं होता। तो बिल्कुल ठीक बात है कि किसी भी समय अंतराल पर अगर वस्तु के वेग में देखा जाए तो कोई भी परिवर्तन मतलब हो रहा है, लेकिन क्या है वो शून्य नहीं होता। किसी वस्तु की एक समान सरल रेखीय गति के दौरान समय के साथ वेग नियत रहता है। जाहिर बात है, जाहिर बात है, एक समान सरल रेखीय है गति है, फ्लक्चुएशन नहीं हो रहा है, स्पीड में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो जाहिर बात है क्या है? वेग एक जैसा रहेगा, एक जैसी वेलोसिटी रहेगी। तो जाहिर बात है यहाँ पर क्या है? दोनों सही है। तो ये क्या होगा? पहला और दूसरा दोनों सही है, दोनों स्टेटमेंट ठीक है। आइए जरा देख लेते हैं क्या ये बात सही है। तो किसी वस्तु की एक समान सरल रेखीय गति के दौरान समय के साथ वेग नियत रहता है, बिल्कुल ठीक। इस अवस्था में किसी भी समय अंतराल में वस्तु के वेग में परिवर्तन शून्य माना जाता है, जैसे कि आप यहाँ लिखा देख रहे हैं। यद्यपि असमान गति में वेग समय के साथ परिवर्तित होता है, इसका मान विभिन्न समय पर एवं विभिन्न बिंदुओं पर भिन्न भिन्न होता है। इस प्रकार किसी भी समय अंतराल पर वस्तु के वेग में परिवर्तन शून्य नहीं होता। समझ में आ गई बात? ये था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, और ये 72 बीपीएससी का जो बैच है, ये फाउंडेशन बैच है हमारा 999 में।
इसको आप ले सकते हैं, जिसमें आपको एनसीईआरटी 6 to 12 की है ना, देन 2 यूपीएससी लेवल की किताब है, यूपीएससी लेवल तक का वन लाइनर, यूपीएससी लेवल तक एमसीक्यू डिस्कशन लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास अनलिमिटेड, उसके अलावा चैप्टर वाइज पीडीएफ नोट्स प्लस एमसीक्यूज बोर्ड पीडीएफ और 15 टेस्ट सीरीज के साथ आप ले सकते हैं, जिसमें फैकल्टी पढ़ाएंगे। मैं इसमें आपको जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलिए, अपने स्वयं के द्वारा निर्मित दूरदर्शियों के प्रयोग द्वारा शनि तथा शुक्र ग्रह के निरीक्षण किसने किया था, का निरीक्षण किसने किया था? Who observed Saturn and Venus using telescope they built themselves? तो बताओ किसने ऐसा किया था? न्यूटन ने, गैलीलियो ने, या फिर जो है हाइगेंस ने, या फिर फैराडे ने, यानी माइकल फैराडे। तो चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आप लोग थोड़ा सा देखिएगा क्या सही आंसर होने वाला है। एंड आई होप कि आपको ये शो अच्छा लगा होगा। अगर ये आपको वाकई में शो अच्छा लगा है तो अपने प्यार भरे कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा, और मिलते हैं आपसे अगले शो में। तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद।